तो आइए आज हम शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी की क्लास 4। ठीक है, इसमें हम पढ़ाएंगे आपको सहायक सामग्री के बारे में। सहायक सामग्री क्या होती है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो जो चीज़ें उपयोग करते हैं वो सहायक सामग्री कहलाती है। इससे क्या होता है कि बच्चे का पढ़ने में क्या होता है, रुचि बढ़ जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट पर चित्र दिखाएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो वे सभी सामग्री जो क्या करती है, शिक्षण अधिगम को रोचक और बोधगम्य, बोधगम्य होता है आसान बनाना, क्या होता है, आसान बनाना, यानी बोधगम्य बनाती है। क्या कहलाती है, सहायक शिक्षक सामग्री कहलाती है। और फिर आगे देखिए, इसकी खोज किसने की थी, किसने बताया था इसके बारे में, तो हेर सिंह बघेला थे जिसने इसके बारे में बताया था। उनके अनुसार ये दो प्रकार की होती है। क्या, मूलतः सामग्री दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इन दो प्रकार में एक तो आपकी आती है निर्माण के आधार पर, एक आती है प्रकृति के आधार पर। निर्माण के आधार पर कैसे, कि किस तरीके से बनाई जाएगी। एक तो उसमें आती है कठोर, कठोर मतलब हार्ड, जो मुश्किल से बनती है। एक होती है मृदुल, यानी बहुत ही सॉफ्ट होती है जो, ठीक है। और दूसरा आता है आपका प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कैसे, एक तो दृश्य सामग्री, एक श्रव्य, एक दृश्य श्रव्य दोनों तरह की, ठीक है। तो इसमें जैसे ये है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होती है, जिससे हम केवल देख सकते हैं, क्या कर देख सकते हैं। जैसे पुस्तक में लिखा कुछ तो हम उसे सिर्फ देख सकते हैं। श्रव्य जिसे सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है, रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं। और फिर आता है दृश्य श्रव्य, जिसे देख और सुन सकते हैं, दोनों कार्य होते हैं जिसमें। जैसे कि टेलीविज़न है, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अब इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे हम अच्छे से। देखिए देखिए पहले हम पढ़ेंगे निर्माण के आधार पर। किसके आधार पर, निर्माण के आधार पर। कितने प्रकार की, दो प्रकार की थी। कठोर उपागम, कठोर उपागम होता है जिसका निर्माण करना भी मुश्किल होता है और उपयोग करना भी, यानी कुछ ना कुछ टेक्निक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ऐसी सामग्री जिसके निर्माण में और उपयोग करने में किसी तकनीक की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कठोर उपागम कहते हैं। जैसे तकनीकी, जैसे टीवी है, भाई लाइट की जरूरत पड़ेगी, स्लाइड है, बड़ा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। रेडियो है, ठीक है, क्या आपका रेडियो है। और क्या है, ट्रांजिस्टर है, कंप्यूटर है, सूक्ष्मदर्शी है, प्रयोगशाला उपकरण, प्रोजेक्टर, OHP रिफ्लेक्टर, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं आपके जिनमें हमें किसी न किसी टेक्निक की, किसी न किसी तकनीक की जरूरत पड़ती है इनको चलाने के लिए। वो कठोर उपागम कहलाते हैं, यानी जिनके निर्माण में और उपयोग करने में तकनीक की आवश्यकता होती है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्लाइड के बारे में, कि स्लाइड कैसा उपागम है। तो स्लाइड कैसे कठोर उपागम होता है। पूछा जाता है OHP कैसा होता है, OHP का कठोर उपागम होता है। OHP होता है वो ऊपर लगा होता है हेड के ऊपर, जब बच्चे पढ़ते हैं प्रोजेक्ट पढ़ता है सीधे दीवार पर या बोर्ड पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है मृदुल उपागम। मृदुल उपागम क्या होगा, कठोर में तो क्या था, जिसमें तकनीक का यूज करेंगे, इसमें तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली यूज कर सकते हैं हम। यानी जिसे ऐसी सामग्री जिसका निर्माण शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर बिना किसी तकनीक के कर सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, खुद यूज कर सकते हैं हम, भाई नोट्स है बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, किसी चीज़ का चित्र बना सकते हैं, या मानचित्र, ग्लोब, ग्राफ हम खुद चौक से बना सकते हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें किसी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है। या सारणी टेबल बनाने की चीज़ की, या पॉइंटर हो गया, पॉइंटर से ऐसे पॉइंट दर्शाने के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये था पॉइंटर। तो ये मृदुल उपागम, तो दो तरह के पढ़े हमने अभी। एक तो क्या था कठोर, कठोर में क्या था, इसमें तकनीकी यूज होता है। एक मृदुल, मृदुल में क्या था, इसमें किसी तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती, टीचर स्वयं कर सकते हैं उसको। अब दोबारा आगे पढ़ते हैं हम, किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति का आधार कितने, तीन प्रकार के थे। एक तो कौन से थे, जिनको हम केवल देख सकते थे, क्या किसी सिर्फ देख सकते थे, फिर सुन सकते थे, और फिर क्या था, देख और सुन दोनों दोनों एक साथ कर सकते थे। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे किसमें, दृश्य, क्या दृश्य सामग्री कौन सी होती है, जिसे केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें केवल दृश्य के माध्यम से अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। पुस्तक, पुस्तक में भी। और क्या कह दिया, पॉइंटर, पॉइंटर में भी ऐसा होता है। और क्या, मानचित्र, और किस चीज़ का चित्र, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ बच्चे देखते हैं और देख कर ही अधिगम कर सकते हैं। अधिगम होता है भाई सीखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आगे आपकी आती है ये कौन सी, दृश्य। तो चलिए पढ़ेंगे श्रव्य सामग्री। श्रव्य मतलब सुनना, जो सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कौन सा होता है, श्रव्य सामग्री। सुन के किस किस में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम, किस किस में अधिगम कर सकते हैं। जैसे जो सामग्री केवल ध्वनि उत्पन्न करती हो और ध्वनि के माध्यम से अधिगम कराया जाता हो, उसे कहते हैं हम कौन सा, श्रव्य सामग्री। इसमें आपका रेडियो, ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, और एक होता है आपका लिग्वाफोन। कौन सा, लिग्वाफोन। तो यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये दो, कौन कौन से भाई, कि लिग्वाफोन कैसा सामग्री है, दृश्य सामग्री है। पूछा जाता है ग्रामोफोन कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है आपका दोनों, यानी कि दृश्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य यानी कि जिसे देख भी सकते हो, सुन भी सकते हैं, तब अधिगम होगा। तो जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया,
चलचित्र यानी चित्र चलते रहते हैं, सिनेमा, नाटक, रंगमंच, कठपुतली, इन सब से हम देख भी सकते हैं। रंगमंच है, रंगमंच कोई प्रोग्राम होता है हम देख भी सकते हैं, उससे कुछ सीख भी सकते हैं, तो सुन भी सकते हैं, दोनों तीनों चीज़ें होती है ऐसे। कठपुतली प्रोग्राम ऐसे, इसमें नाटक है एक चीज़ का, या सिनेमा, इन सब से हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, देख कर और सुनकर, तब अधिगम होता है। तो हमने 3 तरह के पढ़े, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या था, दृश्य, दृश्य में क्या था, केवल सुनकर, सॉरी सुनकर नहीं, केवल देखकर, जब हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, अधिगम करते हैं। फिर क्या आता है आपका श्रव्य, श्रव्य में केवल सुनकर यानी सुनकर प्राप्त करते हैं। फिर तीसरा आपका आ जाता है दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य में देखना और क्या होता है, सुनना, दोनों से ज्ञान प्राप्त होगा, दोनों से अधिगम होगा। अब देखिए बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में ज़्यादा पूछा जाता है, रीट के पेपर में, तो सीटेट में रिपीट हो सकता है कि रेडियो की प्रसारण सीमा को समाप्त कर अधिक दूरी तक सुनने में ट्रांजिस्टर मदद करता है। भाई रेडियो की सीमा क्या थी कि भाई मान लो प्रोग्राम चले गया तो हम सुन ही नहीं सकते, मान लो 9 बजे प्रोग्राम था, हम 9 बजे कुछ कार्य करें तो उसे बाद में सुन नहीं सकते, तो फिर ट्रांजिस्टर आया था, ट्रांजिस्टर में वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती थी, बाद में सुन लेते थे। तो पूछा जाता है कि रेडियो की प्रसारण सीमा को किसने समाप्त किया, तो ट्रांजिस्टर ने समाप्त किया था। ऐसे ही फिर एक क्वेश्चन आता है, तो समय सीमा को किसने समाप्त किया, टेप रिकॉर्डर ने समाप्त कर दिया। समझ गए ना, ये तो एक तो प्रसारण सीमा, प्रसारण सीमा मतलब कि 9 बजे प्रोग्राम आना है तो हम 9 बजे देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। फिर समय सीमा, समय सीमा है कि मतलब एक ही बार सुन सकते हैं, नहीं, टैप रिकॉर्ड कर लो उसको, बार बार रिकॉर्ड कर लो, बार बार सुनते रहो। तो पूछा जाता है प्रसारण सीमा को किसने समाप्त किया, ट्रांजिस्टर ने, समय सीमा को टैप रिकॉर्डर ने। अब आगे देखिए, आगे देखिए, हमने शिक्षण में सहायक सामग्री पढ़ ली है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है बार बार, ये है, ये बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें, कि ऊपर शिक्षण सामग्री तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नीचे जो है पुस्तक के बारे में, इसमें ये है बस कि पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक साधन है, नहीं, पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं। तो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देखिए अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन क्या होता है, जब हमने अपना शिक्षण अधिगम कार्य कर लिया, हमने बच्चों को अधिगम करा दिया, शिक्षण अधिगम करवा दिया है, तो हम चेक करते हैं कि बच्चे के साथ, बच्चे का अधिगम हुआ है नहीं हुआ, बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, तो होता है मूल्यांकन। ठीक है, और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या विशेषताएँ होती है मूल्यांकन की विशेषताएँ। देखिए मूल्यांकन की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, ये आपकी कि किसी भी मूल्यांकन की श्रेष्ठता उसकी विशेषताओं से प्रकट होती है। भाई कोई मूल्यांकन अच्छा है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा, उसकी विशेषताओं से पता लगेगा। तो कुछ विशेषताएं होती है इसकी जो बार बार पूछी जाती है। पूछा जाता है वैधता, पहले क्या है, वैधता, वैध होता है वैलिड, यानी कि क्या, कि जिसके लिए हमने परीक्षण किया था, जिसके लिए हमने टेस्ट किया था, उसकी पूर्ति हो पाती है या नहीं, तो क्या कहलाता है, वैलिड कहलाते हैं, यानी वैधता कहलाती है। मान लो कि अभीष्ट लक्ष्य का मापन करना, इसका मतलब यह है कि जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया था उसी का मापन करता है या नहीं करता है, उसे वैधता कहते हैं। पूछा गया प्रश्न किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ण करने वाला हो और उद्देश्य निष्ठ होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम भंग होना, पृष्ठ गायब होना, पाठ्यपुस्तक से बाहर का प्रश्न पूछना, प्रश्न पत्र आउट हो जाना, ये वैधता को प्रभावित करते हैं। तो पूछा जाता है कौन वैधता को प्रभावित करते हैं, वैधता वैलिड समझ गए ना, मतलब जिसके लिए प्रश्न पत्र बना, जिसके लिए हमने प्रश्न पत्र बनाया है ना, मान 6ठी क्लास के लिए बनाया, तो 6ठी क्लास की आवश्यकता को पूरा करने वाला हो, उनके सिलेबस के अनुसार हो, पेपर आउट नहीं होना चाहिए, उनकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तो वैलिड माना जाता है वो। ठीक है, तो वैधता में क्या होता है, वैधता में विश्वसनीयता अंतर्निहित होती है, लेकिन विश्वसनीयता में वैधता का होना आवश्यक नहीं, यानी अपोजिट ट्रू नहीं होता है इसका। आगे क्या है कि वैधता ऐसी आधारशिला है जिस पर परीक्षण पूरा भवन टिका होता है, अच्छे परीक्षण का वैधता अत्यंत आवश्यक होती है। तो आपको वैधता अच्छे समझ में आ गया, यानी जिसके लिए हमने टेस्ट किया था अगर उसकी पूर्ति कर पाता है तो वैलिड होता है मूल्यांकन। फिर दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब क्या होता है कि मान लो हमने कोई पेपर चेक करवाया, ठीक है, पहले टीचर ने चेक किया, वे सेम नंबर आए, दूसरे ने किया तब भी सेम, तीसरे तब भी सेम, यानी कितने भी टीचर से पेपर चेक करवा लो हर बार नंबर सेम आते हैं, तो होते हैं उसकी विश्वसनीयता। क्या होते हैं, विश्वसनीयता। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे देखो, मूल्यांकन किसी से भी कराया जाए तो कभी भी कराया जाए लेकिन प्राप्तांकों के अंतर नहीं आता, यह मूल्यांकन विश्वसनीयता होती है। इसमें क्या करता है, ये जांच करता है कि जो रुचि, क्या होता है कि जांच करता है कि रुचि, अरुचि, विचार, ईटीसी प्राप्तांकों पर कोई प्रभाव ना पड़े। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि जांच करने वाले को किसी से दुश्मनी हो तो मूल्यांकन सही ना करे वो। ठीक है कई बार कैसा कि टीचर किसी बच्चे के नंबर कम रख देता है जानबूझकर, तो जांच करता है कि रुचि का, अरुचि का, विचार का, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो विश्वसनीयता होती है। जिन प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता जितनी अधिक होगी उनमें विश्वसनीयता भी उतनी अधिक होती है। अब देखिए अगली विशेषता क्या, अगली विशेषता आपकी वस्तुनिष्ठता।
ऑब्जेक्टिविटी, ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता शिक्षक की रुचि, आदत, मनोवृत्ति का प्रभाव न पड़े। यानी कि जो पेपर जांच करता है ना, उसकी जो रुचि है, उसकी आदत है, उसकी मनोवृत्ति है, मन का जो फर्क है, उसके पेपर चेक करने पर प्रभाव न पड़े और सभी के लिए एक समान परिणाम निष्ठा हो, तो वस्तुनिष्ठता होती है। इसमें क्या है, मूल्यांकन एक आयोजित परीक्षण में प्रश्न का सही उत्तर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं भाई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जैसे कंपटीशन के पेपर में होता है कि ए भी सही होता है और सी भी सही होता है या फिर सारे गलत होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि एक ही आंसर हो, एक क्वेश्चन का अनेक आंसर ना हो ऑप्शन में। तो इसमें फिर आपका क्या है, रिक्त स्थान, सत्यासत्य, मिलान वाले प्रश्न, इसमें उत्तर निश्चित होते हैं, अतः ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। क्योंकि खाली स्थान में एक ही आंसर निकलेगा, सत्यासत्य एक ही आंसर निकलेगा, मिलान करना उसका एक आंसर निकलेगा। लेकिन ऑप्शन वाले हैं ना, उसमें वो ज़्यादा आंसर दे सकते हैं, जैसे आजकल कंपटीशन में देते हैं। अगली इसकी विशेषता होती है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या है, यानी व्यवहार में यूज होना चाहिए हो। प्रश्न पत्र स्तर की दृष्टि से समझ ले, अगर 6th क्लास का टेस्ट ले रहे हैं ना, तो उसके अनुसार ही प्रश्न पत्र होना चाहिए, होता है व्यवहारिकता। ठीक है। और जब मूल्यांकन से सरलता, कम परिश्रम में, कम खर्चे के द्वारा परिणाम को प्राप्त करने की क्षमता होती है, तो व्यवहारिकता कहलाता है। यानी कि जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे का जो मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें सरलता हो, कम परिश्रम हो, कम खर्चा हो, तो वह व्यवहारिक कहलाता है। अब देखिए आगे होता है अगली विशेषता। अगर सभी पास या फेल हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रश्न पत्र में विवेककारिता का भाव है। अगली क्या विशेषता, अगली विशेषता आपकी व्यापकता। व्यापकता मतलब समझते हो कि जितने भी चैप्टर हमारी बुक में जितने भी चैप्टर, जितने भी पार्ट है, सब पार्ट में से थोड़ा थोड़ा पेपर में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो पहला लेसन था उसे तो आपको 20% दे दिए, मतलब 20% पर्सन दे दिए, ठीक है, दूसरे पार्ट में से 10% पर्सन दे दिए, एक पार्ट ऐसा उसमें से कुछ भी ना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि व्यापकता, हर एक हिस्से का समावेश होना चाहिए। तो क्या, पाठ्यक्रम के सभी अंशों का समावेश हो, यानी हर चैप्टर से क्वेश्चन हो, वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन सही कहलाता है, मूल्यांकन विशेषता होती है। संक्षेप में व्यापकता अगर दो प्रकार से लिया जा सकता है। कैसे, एक तो आपको होता है पाठ्य पुस्तक के समावेश में, एक उद्देश्यों का समावेश में। उद्देश्य का समावेश कैसे होता है। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाई सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।